गुड इवनिंग, नमस्कार। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, मन की आंखों से हमेशा आप संदीप भाई की आवाज में सुनते हैं, लेकिन आज मैं आई हूँ। संदीप भाई कुछ समय के लिए उन्होंने ब्रेक लिया है इस कार्यक्रम से, तो फिर वो जब तक रिज्वाइन करेंगे तब तक मैं लेके आती रहूंगी आप सभी के बीच में मन की आंखों से इस कार्यक्रम को। और थीम वही है, मुद्दा वही है, बातें वही है, बस एक आरजे कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है। सो दोस्तों, आज जिनकी कहानी हम सुनने वाले हैं वो आप सभी जानते ही होंगे, उनको कभी न कभी सुने ही होंगे, गीत संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, क्योंकि वो एक ऐसा कलाकार है जो अपनी भजन संध्या के द्वारा बहुत सारे लोगों को वो लाभान्वित करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं, तो आस्था भी बढ़ाते हैं, और वो अपनी आजीविका के लिए इस प्रोफेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं भंवर सिंह बोराना जी को इस मन की आंखों से कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में। भंवर जी, आपको रेडियो मधुबन पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और मन की आंखों से जो प्रोग्राम काफी मैं भी सुनता रहता हूँ, और आज मुझे भी ये मौका मिला कि आज मन की आंखों में यहाँ बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राम राम जी। सो भंवर जी। जी मैम, कहाँ से शुरू करें कहानी? शुरू मैडम माउंट आबू से की जाए, बचपन से की जाए। जी जी। सो आप बचपन से माउंट आबू में ही है? हाँ, मेरा जन्म तो वैसे मेरे ननियाल में हुआ है। ननियाल स्वरूपगंज के पास में जी, फूलाबाई खेड़ा गांव है जी, और मेन काचोली के पास में ही पड़ता है ये, स्वरूपगंज कह लीजिए। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ था, मेरे मम्मी के मदर के घर, यानी मेरे मामा के वहाँ। जी। सो आप बाय बर्थ दृष्टिबाधित है या फिर बीच में आपको ये समस्या हुई? वैसे तो कह सकते तो मैं बाई बर्थ हूँ। जब मैं 1.25 साल का था जी, तो मेरे बुआ आई थी, मेरे फादर के मामा की लड़की, बड़े मामा की लड़की जी, वहाँ आई हुई थी मिलने और मुझे देखने कि भाई बच्चा हुआ है। मेरे से बड़ी 2 बहनें हैं और तीसरा नंबर मेरा है जी। तो 2 बहनों के बाद लड़का हुआ, तो देखने आए थे, काफी लोग आए थे जी। तो उसमें मेरे पप्पा के बड़े मामा की लड़की आई थी, तो मुझे नहला धुला के बाहर ऐसे सुलाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है जी, ये ब्लाइंड लग रहे हैं, या मारवाड़ी में उन्होंने कहा था वो ब्लाइंड लग रहे, इनको दिखाई नहीं दे रहा। तो सब आश्चर्यजनक रह गए जी। ऐसा कैसा हो सकता है। फिर उन्होंने चेक करवाया तो उनको धीरे धीरे पता चला कि हाँ, इसको नहीं दिख रहा है। जी। विजय सिंह जी है, उनके पति, और ओरिया में उनकी शादी हुई है, उन्होंने पता लगाया था, तो उन्होंने बताया था कि ये ब्लाइंड है जी। और मैं वैसे पार्शली ब्लाइंड था, थोड़ा दिखता था जी। सो जो पार्शली ब्लाइंड था, तो फिर बाकी की रोशनी फिर कैसे चली गई? बाकी की फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, 2-3 साल का हुआ, तो फिर हॉस्पिटल में पापा ने बहुत घुमाया। बॉम्बे भी ले गए, साइन हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, अहमदाबाद, सभी जगह उन्होंने बहुत खर्चा किया। हालांकि मेरे पापा मिस्त्री है, कड़िया काम करते, मकान वगैरह बनाना, तो उन्होंने सब जगह मेरे को घुमाया। और देवी देवताओं में बहुत विश्वास हमारे मारवाड़ी और हमारे जाति में भी, और हर एक जाति में भी रहता है कि आप वहाँ जाओ माता जी, तो 1.25 महीना फेरी लगाओ, तो हो सकता है इनकी रोशनी आ सकती है। और आयुर्वेदिक भी दवाई सब ट्राई कर लिया। फिर डॉक्टर ने फाइनली ये बोला कि इनका जो आंखों का रेटिना है ना, ये रेटिना से दिख नहीं पा रहा, और इनके जो नसें हैं वो सूख गई, तो ये इनके रोशनी आ नहीं सकती, ये ब्लाइंड ही रहेंगे। जी। तो तब तक आपकी क्या उम्र रही है?
जी, जब मैं 7-8 साल का था जी सब जगह मेरे को घुमाया। जी 6-7 साल का था, 7-8 साल का। फिर उसके बाद में मेरे को दिखता था ना, तो थोड़ा हमारे पास में एक गवर्नमेंट स्कूल है जी हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर। तो उस स्कूल में मेरे को मेरे बहनें जाती थी और आस पड़ोस के लड़के और लड़कियां जाती थी, तो उनके साथ मेरे को भेज देते थे। तो वहाँ मैंने 5वीं तक पढ़ाई करी। जी ऐसे 5वीं तक पढ़ाई करी और पढ़ने में भी होशियार था। फर्स्ट सेकंड में वहाँ पे रहा हूँ। और किताब, बहुत अच्छी बात है। किताब में मतलब आंखों के मतलब घुटने पे किताब रखकर और आंखों के पास में रखकर पढ़ाई करता था जी। और बोर्ड के पास में जाकर मेरी स्पेशल कुर्सी लगाते थे, वो पास में कुर्सी पे खड़ा रहकर और बोर्ड को देखकर पढ़ाई करता था। और बाकी मैडम जो पढ़ाते थे तब मौखिक भी याद कर लेता था। तो ऐसे करके 5वीं तक मैंने पढ़ाई करी। फिर 2002 में रोशनी मेरी कम हो गई, बहुत कम हो गई जी। तो मैं घर पे रोता था। जब मैं थोड़ी रोशनी थी तो साइकिल भी चलाता था। अच्छा। हाँ, साइकिल भी मैंने सीखी थी। तो स्कूल में फिर साइकिल से जाने लगा था। साइकिल लेके भी जाता था। 40-45% इतना दिखता था जी। तो मैं मैनेज कर लेता था। और हमारे छोटी सी फिर दुकान भी है, फादर चलाते हैं, तो वो दुकान पे भी मैं बैठता था, दुकान भी चला लेता था। फादर रेस्ट करने के लिए घर जाते थे तो मैं ही बैठता था। अच्छा। और मार्केट से सामान लाना वगैरह ये साइकिल पे कर लेता था। क्या बात है। फिर उसके बाद में जैसे मेरी 2002 में रोशनी कम हुई जी, बहुत कम हो गई। मतलब ये रोशनी दिखती थी, जैसे ये खिड़की है तो खिड़की में से रोशनी आ रही है वो दिखता था। और दरवाजा है, जैसे लाइट ट्यूबलाइट जल रही है तो हल्का सा दिख रहा था, हाँ यहाँ ट्यूबलाइट है जी। बाकी सब ऐसा अंधेरापन धुंधलापन ऐसा हो गया था जी। तो फिर मैं रोता रहता था घर पे कि अब मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे क्या करूंगा। मेरे को ब्लाइंड फील्ड के बारे में कोई अनुभव ही नहीं था जी। फिर मैं रोता रहता था। और फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ता था ना, उसी स्कूल में प्रिंसिपल मैडम थी, वो भी हमारे आसपास ही रहते थे। उन्होंने कहा कि माउंट आबू में ही ब्लाइंड स्कूल है, आपको पता नहीं? तो मम्मी ने कहा कि नहीं, हमको तो नहीं मालूम है जी। तो जब भी मैं हुआ था पहले से अगर चला गया था ठीक रहता, लेकिन मम्मी ने और हमको भी किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ ब्लाइंड स्कूल है जी। फिर उन्होंने बताया तो कांटेक्ट किया। मेरे मौसी का लड़का भंवर सिंह, उनका भी नाम है जी, गोवा गांव में रहते हैं। तो गोवा गांव के पर्वत सिंह जी करके हमारे जाति के ही है जी। रिश्ते में भी वो भी लगते हैं, लेकिन वो वहाँ कई सालों से काम करते थे जी। तो उनसे कांटेक्ट किया, फिर वहाँ माउंट आबू ब्लाइंड स्कूल में गया जी और एडमिशन करवाया। 2003 में एडमिशन हुआ अगस्त में। ये नैब का स्कूल जो है माउंट आबू का स्कूल है वहाँ पे जी। और 2003 तक मैं खूब रोया। मतलब 5वीं कक्षा कब पूरा हुआ था आपका? 5वीं कक्षा मेरा 2001 में। अच्छा, फिर 1 साल के बाद दोबारा एडमिशन लिया आपने? हाँ जी, लिया ना, जब रोशनी कम हो गई थी धीरे धीरे। जी जी जी। तो स्कूल में जाता ही नहीं था, घर पे और दुकान तक जाता था बस ऐसे ही। तो फिर जब नैब में आपने एडमिशन लिया तो फिर उस समय पढ़ाई कैसे किया और कहाँ से शुरू किया फिर से आपने? फिर नैब में मैंने एडमिशन लिया तो उन्होंने बोला कि बच्चा वैसे होशियार है। अभी वहाँ पे प्रिंसिपल जब नए नए वो भी आए हुए थे, विमल कुमार डेंगला जी, जो अभी तक माउंट आबू में है, डॉक्टर विमल कुमार डेंगला जी। और काफी बच्चे भी थे उस समय, 50-60 लड़के और क्या बात है, 15-20 लड़कियां भी थी। अच्छा, हॉस्टल था जी। तो भंवर जी, ये जितने भी बच्चे आप बोल रहे, ये सभी आबू के आसपास के रहने वाले थे? ये आबू के आसपास के तो बहुत कम थे, मतलब 1-2 होंगे, बाकी तो सब दूर दूर के थे। अच्छा, कोई जालोर के, सिरोही के, पिंडवाड़ा के, पाली के, जोधपुर के और बलिया यूपी बिहार। अच्छा, ऐसे दूसरी स्टेट से भी आते थे? अच्छा, इतने दूर से वो आए थे। तो फिर मैं भी वहाँ रहा, तो बोले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जी। तो फिर मेरा ट्रेनिंग में एडमिशन हुआ जी। उसके अंदर ब्रेल सिखाते थे पढ़ाई के लिए जी। ब्रेल है, गणित है और मोबिलिटी है, चलना फिरना कैसे जी। फिर सुबह से शाम तक जो दैनिक क्रिया होती है वो सभी वहाँ सिखाते थे। होम साइंस वगैरह, खाना बनाना, प्रेस करना, बटन लगाना,
सुई में धागा परोना और कुर्सी बुनाई है जी, रैकेट बुनाई, मोमबत्ती, चौक बनाना, ये सभी सिखाते थे। और चलना फिरना भी इसके साथ में सिखाते थे। आउटडोर इंडोर चलना, बाहर और अंदर कैसे चलना। तो ये सब मैंने ट्रेनिंग, वैसे 12 महीने की ट्रेनिंग है, 1 साल की जी। मैंने इतना सीख लिया जी कि अच्छा सीख लिया। तो मेरे को सल ने 12 महीने 90 महीने में, हाँ 12 महीने होते हैं, तो 9 महीने के अंदर ही मैंने ये सब चीजें सीख लिया। जी जी। तो सर ने मेरे को सर्टिफिकेट बोले आपको मिल जाएगा, आपने बहुत अच्छा सीख लिया है जी। 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, आपने 9 महीनों में बहुत कुछ सीख लिया। तो अभी आप पढ़ाई में, तो फिर मेरे को वहाँ पे 6 में एडमिशन करवा दिया उसी स्कूल में। मतलब जब नैब में ज्वाइन करते हैं तो पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, कैसे जीना, मतलब कैसे चलना, कैसे घूमना, चीजों को पहचानना, ब्रेल सिखाते हैं पढ़ाई के लिए। जी जी जी। और मोमबत्ती है, सुबह से शाम तक जो दैनिक क्रिया होता है वो सब सिखाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई? हाँ जी। ओके। फिर उसके बाद में पढ़ाई, तो 6 में एडमिशन लिया। उसके बीच में फिर मैं वहाँ स्कूल में ही कुर्सी बुनाई वगैरह वर्कशॉप में भी काम करता था। अच्छा भंवर जी, जब आप ये 1 साल अपनी ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद जब पढ़ाई करना शुरू किया जी, तो पढ़ाई आपकी नैब में ही होता था या फिर आप आसपास की जो स्कूल है उसमें जाते थे पढ़ने? नहीं, हमारे नैब में ही 8वीं तक थी। अच्छा। फिर 6 तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। फिर मैंने वहाँ से ही ओपन बोर्ड, 10वीं ओपन बोर्ड, यह दरबार स्कूल आबू रोड है जी, यहाँ से भरा। अच्छा। तो फिर वहाँ स्कूल में 10वीं ओपन बोर्ड मैंने वो कैसेट द्वारा पढ़ाई करते थे जी। रिकॉर्डिंग करी हुई थी हमारे स्कूल में, और एक टेप रिकॉर्डर दिया था, उसमें कैसेट डालकर और पढ़ाई करनी। सभी विषयों की अलग अलग कैसेट रिकॉर्ड होती थी। तो उससे 10वीं मैंने पास किया जी। और मैं वर्कशॉप में काम करता था और वहाँ पे STD भी चलाता था। अच्छा। जो पहले फोन नहीं थे इतने, 2003-4 में बहुत कम फोन आते थे। सही बात है। तो लोग PCO पे आते थे फोन करने के लिए बहुत। तो हमारे गेट पे एक PCO लगा रखा था जी। तो वो मैंने करीबन 2 साल चलाया जी, और वर्कशॉप में भी काम किया। तो कुछ पैसे भी मिलते थे जी, तो उससे और हुनर मिली जी। अच्छा भंवर जी, मैंने भी नैब स्कूल गई हूँ जी। नैब स्कूल का हम जब जाते हैं वो मेन रोड पे है और थोड़ी सी ऊंचाई के साथ वो पहाड़ के अंदर से जाना पड़ता है जी। कैसे आप समझते हैं ये सभी चीजें कि कोई आ रहे हैं, आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है और सीधा चलना है, कहीं पे मोड़ आ रही है? ये जब हमको ट्रेनिंग करवाते हैं 12 महीने की, 1 साल की जी, उसके अंदर हमारे मोबिलिटी इंस्पेक्टर यशवंत सिंह राठौड़ जसवंतपुरा के जी, यहाँ पे जालोर के थे। तो उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग देते थे। वो खुद साइटेड थे, उन्होंने इसकी कोर्स किया हुआ था उन्होंने। अच्छा। और हमारे स्कूल में टीचर थे। अच्छा। तो वो सब बताते थे कि आप ये छड़ी है, ऐसे पकड़ के चलोगे, रोड का किनारा है, और अगर आगे से आवाज आती है, गाड़ी आ रही है जी, तो आप गाड़ी की आवाज राइट से आ रही है, राइट से आवाज आ रही है तो आप समझो कि आप रॉन्ग साइड लेफ्ट हो। राइट से आवाज आ रही तो आप समझो कि आप लेफ्ट में सही जा रहे हो। और लेफ्ट साइड से आवाज आ रही है कोई बाइक की या एक्टिवा की तो समझो कि आप थोड़े बीच में आ गए, तो आप उस छड़ी से सब सिखा देते हो, आवाज सुनकर हम चलते। अच्छा, ओके। मतलब आवाज से ही आपकी पूरी कारोबार चलती? आवाज से ही। अच्छा भंवर जी, फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? फिर मैंने 2007 के अंदर ब्लाइंड स्कूल छोड़ दिया था मई में। अच्छा। मई में छोड़कर मैं घर पे आ गया था। और फिर मैंने स्कूल के अंदर मैंने ये फिनाइल का काम सीखा था, फिनाइल और हार्पिक, रूम फ्रेशनर, ये सब बनाना। तो माउंट आबू में मैंने कहा होटलें बहुत है, हॉस्टल भी है जी, और आबू रोड में भी कुछ फैक्ट्रियां है जी। तो मैंने कहा क्यों नहीं ये काम चालू किया जाए जी। तो फिर मैंने छोटे स्तर पे मैंने घर पे बात करी कि ये काम मैं करूंगा। तो फिर मैंने चालू किया, फिनाइल, लिक्विड सॉप, हार्पिक, रूम फ्रेशनर, कुर्सी बुनाई वगैरह सब एक बोर्ड लगा दिया। अच्छा। मेरी फादर की दुकान थी जी, वहीं मैंने एक बोर्ड लगा दिया, मोबाइल नंबर वगैरह सब डाले जी। फिर ये काम चालू किया। तो
सबसे पहले पूरी माउंट आबू की जितनी होटल हॉस्टल है वहाँ सब मैं घूमा जी। एक बंदे को लेके साइकिल पे सब जगह घूमकर, और ये एडवर्टाइजिंग करी जी। फिर वो फोन करते थे। अच्छा। तो हम साइकिल पे दे के आते थे, मैं खुद ही बनाता था घर पे, पैकिंग ही खुद करता था। अच्छा। जब जाना होता था तो वो साइकिल वाले को बुला लेता था और दे के आ जाते थे जी। और हमारे आसपास के जो बुआ के लड़के हैं, मामा के हैं, वो भी आते रहते थे, तो वो भी हेल्प करवाते थे और काफी सारे दोस्त भी हो गए थे बाद में, शिक्षित होने के बाद में जी। तो आना जाना लगा रहता था हमारे समाज में। तो काफी दोस्त भी हो गए थे, किसी को भी फोन करो तो जब बाइक लेके आ जाते थे तो ये ऐसा काम कर लेता था मैं। जी। अच्छा भंवर जी, जो आप कह रहे हैं ये बुनाई है, ब्रेल है और फिनाइल बनाना, ये सभी चीजें जो कुर्सी बुनने का है तो उसमें आगे पीछे करने का ये सब चीजें रहता है जी। तो फिनाइल में भी शायद एसिड वगैरह इस्तेमाल करते होंगे आप? जी, एसिड इस्तेमाल। तो इन सभी चीजों का खतरा कभी नहीं हुआ आपको? हाँ जी, नहीं, कोई खतरा नहीं हुआ। मैंने ट्रेनिंग ली थी ब्लाइंड स्कूल में जी। तो जो होशियार बच्चा होता था ना, हाँ। उनको ही सिखाते थे। अच्छा। तो उसमें मैं ही सिखाता और कोई सिखा ही नहीं वहाँ पे फिनाइल का काम। और फिर उसमें मैंने जो घर पे आके चालू किया पर्सनली, एक छोटा सा रूम था जी। उसके अंदर, तो उस सब चीजों के अलग अलग होते थे। फिनाइल का ड्रम अलग, उसके जितनी भी सामग्री है, जैसे मग्गा तोलने वाला है और जो मटेरियल डालने वाला मग्गा है जी, वो सभी अलग अलग मैंने बना के रखे, किट बना के रखी थी। अच्छा। तो किट के हिसाब से मैं काम करता था और बोतलें मेरे को पता ही है कि भाई मैंने यहाँ रखी, सब मेरा सामान वहाँ पड़ा है जी। और अपने कैंपस में और अपने जैसे ब्लाइंड स्कूल कैंपस में हम जैसे घूमते थे तो मेरा जो घर है वो मैंने पहले साइट एंड में पूरा देख रखा है। हाँ जी। तो वो मैं वहाँ घूम ही लेता था अकेला। ओके। एक बात ये भी है जी, जब मैं 2002 में जब मेरे को दिखना कम हो गया था तो अपने कैंपस में तो मैं घूम लेता था क्योंकि मैंने पहले सब जो देखा हुआ था ना जी, इसलिए थोड़ा हाथ आगे रखकर और ऐसे घूम लेता था। और बाकी जगह जाना होता तो कुछ भी नहीं कर पाता था। अच्छा। बाकी जगह जैसे मेरे को आबू रोड आना है या मेरे दुकान पे जाना है या कहीं और जाना है, हमारे समाज में या किसी के घर जाना है जी, तो वहाँ मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता था। तो ये मेरे को ब्लाइंड स्कूल से मेरे को बहुत मोबिलिटी का सहारा मिला, ट्रेनिंग का। अच्छा। तो अब मैं फिर उसके बाद मैं कहीं पे भी अकेला ही चला जाता था, अहमदाबाद, शिरोई भी जाता था। माल अपने फिनाइल का जो सामान लेने, माल मटेरियल लेने खुद अहमदाबाद तक मैं गया, बॉम्बे तक अकेला। ओके, फिर करके आ जाते हैं जी। मतलब किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, हैट्स ऑफ टू यू भंवर जी। अच्छा भंवर जी, ये तो रही आपकी पढ़ाई और सीखना, और इसी के साथ साथ मैंने 12th भी किया यही दरबार स्कूल से। 10वीं कंप्लीट होगी, 12th मेरा 2011 में हुआ। बीच में मैंने बिजनेस चालू करा था तो थोड़ा गैप हो गया था 10वीं में, 10वीं करके छोड़ दी थी। फिर मैंने सोचा पढ़ाई भी की जाए, ऐसे कैसे घर पे मैं पढ़ूंगा और ये भी चलता रहेगा जी। तो मैंने 2011 में 12th भी किया। फिर मैंने वो 2008 में 7 में ही भजन कीर्तन के भी काम सीख गए थे। हाँ। अच्छा। ब्लाइंड स्कूल में थोड़ा ढोलक बजाना, थोड़ा हारमोनियम सीख ही गया था जी। बाहर आकर मुझे हमारे आसपास के लोग ये भजन कीर्तन में लेके जाते थे और हमारे समाज में भी भजन कीर्तन होते रहते थे और आबू में भी और नीचे भी। तो दोस्त जुड़ गए थे तो बोले चलो आज जागरण में जा रहे, सत्संग में चलो जी। तो मुझे भी फिर इसमें रुचि हो गई जी और मैं भी फिर सीख गया अच्छा खासा भजन। और अभी बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर लेता हूँ, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो भजन कीर्तन का जी, मैं अकेला पूरी नाइट कर लेता हूँ जी। और उसके साथ में फिर मेरे को ये पूरा भजन कीर्तन का अनुभव हुआ तो फिर मैंने खुद का जय आबूराज साउंड के नाम से खुद का डीजे का भी खोल दिया, साउंड डीजे का। क्या बात शादी ब्याह में है, मेरे खुद के प्रोग्राम में और कोई मांगे उनके लिए और डीजे के लिए। तो इसमें मेरा एक पार्टनर है जी, वो मुझे बहुत हेल्प करता है जी। वो 2007 से और अभी तक मेरे साथ में ही आता जाता रहता भजन कीर्तन के प्रोग्रामों में। तो उसके साथ में मैंने ये पार्टनर का अच्छा काम करा है। दलपत सिंह नाम है उसका जी, माउंट आबू का ही है। तो फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है भंवर जी? मैंने पढ़ाई तो 12th तक ही की है
अच्छा, उसके आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? उसके आगे मेरा ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, भजन अच्छा। का और ये फिनाइल लिक्विड शॉप का। तो मैंने इससे गाड़ी भी खरीदी दो। क्या बात है। एक वैन खरीदी। अच्छा। एक बोलेरो खरीदी। तो 5 साल बोलेरो मैंने अभी कोरोना में ही मैंने अभी सेल कर दी। 5 साल मैंने उसको रखी और ड्राइवर रखा था और वो शाम को कमाई कर लाकर देता था। और वैन गाड़ी थी, उससे हम फिनाइल का और भजन कीर्तन के सामान ले जाना वगैरह इस्तेमाल करते थे। जी। तो फिर ये फिनाइल का काम तो पहले तो अच्छा चला और 2018 से थोड़ा फिनाइल का काम और ये कम हो गया। क्यों हुआ ऐसा? ये काफी और भी लोग वहाँ पे काफी खुल गए, लोगों ने और भी खोला और बेचने वाले भी आते थे। तो ये धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन बाकी मेरे पहले अच्छा चलता था। उसके अच्छा भंवर जी, जैसे आप अपनी लर्निंग तो कर लिया है, सीख तो किया है जी। जो पिताजी की दुकान थी, तो फिर वो किस प्रकार की दुकान थी? दुकान पहले चाय नाश्ता। अच्छा। और अभी उसमें सब चीजें मिलती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सभी तरीके के, वेपर्स, बिस्किट। एक छोटी सी है दुकान परचूनी की। तो आप अकेले बच्चे हैं? आपकी फैमिली में आपके भाई बहने हैं? और मेरे फैमिली में हम 7 भाई बहन हैं। अच्छा जी। तो वो सभी क्या करते हैं? 5 बहनें हैं। हाँ। हम 2 भाई हैं जी। 5 बहनों की शादी हो गई है। सब ससुराल भी चली गई है और उनके भी किसी के 1 बच्चे, किसी के 2 हैं। और मेरे से एक छोटा भाई है जी, उसकी भी शादी हो गई है। उसका 1.5 साल का बच्चा है, लड़का है जी। और मैं बड़ा हूँ मेरे भाई से। अच्छा। और मेरे से 3 बहनें बड़ी है। मतलब आप बीच के हैं? 2 बहनें बड़ी है जी और 3 छोटी है। मतलब आप बीच के हैं जी। अच्छा, तो फिर आपकी जैसे रोशनी चली गई बीच में जी, तो उस समय आपकी भाई बहनों की क्या सहयोग रहता था? क्या विचार था उन लोगों का? क्या सोचते थे, क्या बोलते थे आपको? जी, ब्लाइंड स्कूल में गया ना मैं, उसके बाद में जब ब्लाइंड स्कूल से घर आया ना जी, तब उनको वो मेरे से मदद चाहते थे। अच्छा। कि आप तो सब जगह अब घूम लेते हो, अकेले सब जगह सब कर लेते हो। अच्छा। तो हाँ, जब शुरू में हुआ तो तब तो बहुत मदद करते थे। फिर उसके बाद में तो उनको मालूम था कि ये एक्टिव हो गया है, तो उनको बहुत अच्छा लगा जी। और सब खुश हो गए थे। अभी भी कहीं मैं जाता हूँ तो मेरे को बोलते मार्केट से ये लेके आना, वो लेके आना। बाजार मार्केट किसी के साथ फिनाइल देने गया हो जी, तो फोन करते हैं कि ये लेके आना, वो लेके आना। तो आप आसानी से सब चीजें कर लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आस पड़ोस में जो लोग रहते थे वो उनका क्या रिएक्शन रहता है? उनका रिएक्शन पहले तो ये था कि दिखता नहीं है और क्या करेगा। फिर उसके बाद में जब ब्लाइंड स्कूल से मैं आया ना तब तक ये थोड़ा थोड़ा था उनको कि हाँ भाई कैसे क्या करेगा। फिर उसके बाद में मैंने ये बिजनेस चालू किया, गाड़ी वगैरह खरीदी और सब मैंने किया। तो हमारे जो आसपास के जो लड़के थे जी, वो नौकरियां करते थे 8,000 में, 6,000 में जी। और तो उनके साथ जब बातें होती थी तो बोले आपको दिखता ही नहीं है, आप ब्लाइंड हो। भंवर जी बोले आप तो हमसे अच्छा कमा लेते हो। देखिए हमारे ये बस ब्लाइंड स्कूल, हमारे आपके जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हो वैसे ऐसे हमारे भी स्कूल है, तो उसमें सब ट्रेनिंग दी तो ये संभव हो पाया, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और ब्लाइंड फील्ड के बारे में मेरे को कोई पता ही नहीं था। फिर तो काफी जानकारी हुई जी। तो उन्होंने वो भी मेरे को देखकर और वो भी मेरे से प्रेरणा मांगते थे कि हम क्या करें। तो कई बंदे को मैंने भी बताया कि आप भाई होटल में काम कर रहे हो तो आप एक काम करो, लाइट का काम सीख लो, उसमें ज्यादा आपको मिलेगा। तो ऐसे 1-2 बंदे जिन्होंने लाइट का काम सीखा, होटल नौकरी छोड़ दी जी। और लाइट का काम सीखा 6 महीने उन्होंने, और आज वो 15-20 हजार रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो कभी भी मिलते तब मेरे को याद करते। बहुत अच्छी बात है। तो क्या इससे आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहे या फिर जो आर्थिक क्षमता है वो हो जाता था? नहीं, बहुत कम थे क्योंकि हम 7 भाई बहन, एक छोटी सी दुकान जी, और इतना कुछ चलाना जी, तो नहीं हो पाता था। पापा ने कुछ फाइनेंसर किसी से लेके चलाया जी। और जब
मैं थोड़ा बिजनेस करने लगा तो अब जाके उनका हाथ बटाया तो उनका फाइनेंस बहुत कम रह गया है। अच्छा अच्छा, तो आपका भाई क्या करता है फिर अभी? मेरा भाई गाड़ी चला रहा है। अच्छा, टैक्सी पे मैंने सेल कर दी, मेरी चलाता था जी। और अभी मैंने सेल कर दी तो अभी दूसरे की चला रहा है वो। ओके, तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की? वो पढ़ाई में कमजोर था, पढ़ता ही नहीं था, बहुत कमजोर था। तो अच्छा। उसने छठी तक करी है, 6 तक उसने पढ़ाई करी है। फिर आगे फेल हो जाता था 7वीं में वो, तो फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। फिर उसने होटल में भी काम किया, दुकान पे भी करता था, फिर गाड़ी सीख ली उसने जी। तो ये उसके हुनर हाथ में आया तो अभी ड्राइवरिंग का कर रहा है। तो जब ये आप लोग ड्राइविंग का काम करते हैं तो आबू रोड और माउंट आबू ऐसा जाते हैं या फिर? हाँ, जाता है। और भी कहीं जाते हैं? जाके बुकिंग आ जाती है, सुंदा माता की, अम्बा जी की। अच्छा, तो वो गाड़ी लेके चला जाता है। अच्छा, और ऐसे। आबू रोड, माउंट आबू साइड सीइंग घुमा लेता है। ओके, फिर कभी हमारे भी कोई गेस्ट आएंगे तो आपको बता सकते हैं? जी, फोन कर सकते हैं। तो गाड़ी घर पे खड़ी रहती है, कभी भी वो आ सकता है। अच्छा अच्छा। और मेरे जो पार्टनर है जी। दिलबत सिंह जी। वो भी पहले होटल में ही काम करते थे, बाइक रेंटर पे। तो फिर वो भी मेरे साथ रहकर उन्होंने भी, फिर उनको भी मैंने बोला था आप गाड़ी ला दो, तो उन्होंने भी अभी 1 साल हो गया करीब गाड़ी लाई है। अच्छा, तो उनके पास भी गाड़ी है। जी। जो अभी साउंड का काम करना हो तो उसको उसी की गाड़ी में हो जाता सब। अच्छा। फिर मैंने सेल कर दी गाड़ी। सो अभी आप क्या पिताजी का दुकान आप कमा रहे हैं और आपका भाई कमा रहे हैं, इससे आपका मतलब घर ठीक ठाक चल जाता है? जी, अभी चल जाता है। ओके। अच्छा भंवर जी, जैसे हम सुनते हैं, बातचीत करते हैं, जीवन इतना आसान तो नहीं होता है। जी जी, जीवन एक संघर्ष ही है। हाँ। तो ऐसे में आप कैसे मजबूत रहते हैं जब इतनी सारी परिस्थितियां हो रही हैं? कभी कोरोना काल में जैसे आपने कहा कि आपने अपनी गाड़ी को बेच दिया है, क्यों बेचना पड़ा ये? कोरोना काल में थोड़ा यूं बेचना पड़ा कि फादर जो मेरे थे उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया। कभी भी मैं मांगता था कि पापा 50,000 दो, 25,000 दो, तो मेरे को फट से देते थे। अच्छा। तो कोरोना काल में थोड़ा जरूरत पड़ी जी। और थोड़ा लोनिंग भी ऊपर था। अच्छा। मैंने वो बेचकर सब फाइनल थोड़ा किया जी। तो, और बिजनेस नहीं था 1 साल से। जी। गाड़ी खड़ी रही और मैंने कहा अभी तो चलने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जितना तो आपने बोले। तो इसलिए मैंने ये, जैसे कोरोना काल थोड़ा माउंट आबू थोड़ा खुला ना, तब मैंने सेल कर दी। अच्छा। सो ये पूरा पीरियड जो कोरोना काल का था उसमें आपने कैसे चलाया? जो बचा हुआ सेविंग्स इसी में या फिर कुछ और काम कर पाते थे आप? उसमें फिनाइल का थोड़ा बहुत चलता था। 3 महीना तो कुछ नहीं चला। फिर जैसे 3 महीना खुला ना जी, तो मेरे यहाँ पे नीचे जो मॉडर्न इंसुलेट फैक्ट्री है ना, हाँ जी, ये खुल गई थी। अच्छा। तो इसमें मेरा जो फिनाइल जाता है ना, जी, तो यहाँ से मेरे को बहुत हेल्प मिला। तो इससे मेरे चल गया था। अच्छा। फिर माउंट आबू में और भी है जगह, तो वहाँ भी उससे मेरा काम अच्छा चल गया था। ओके, तो मतलब अभी तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है? अभी दिक्कत तो नहीं है जी। ओके, अच्छी बात है। सो आपकी जो पत्नी है वो भी काम करती है नहीं, या वो घर पे ही रहती है। अच्छा। मेरी शादी 2017 में वाइफ आई थी। अच्छा। 2017 में दीपावली के दिन। तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप रेडियो भी सुनते थे? माउंट में रहते थे? जी, स्कूल में बहुत सुनते थे रेडियो। ये ब्लाइंड स्कूल में? ब्लाइंड स्कूल में बहुत सुनते थे जी। फिर उसके बाद में घर पे भी बहुत सुनते थे। फिर अपना यहाँ का ये रेडियो हो गया मधुबन जी, तो इसको भी सुनते थे। फिर उसके बाद में संदीप जी त्रिवेदी अजमेर वाले, अपने जो हमारा ही प्रोग्राम और मन की आंखों से लेके आते जी जी, तो इनके जो हमारा ही प्रोग्राम जब सुनते थे ना, और तो मेरे को पता चला कि ब्लाइंडों की किस प्रकार नौकरियां भी होती है। अच्छा। पहले इतना पता नहीं था कि ब्लाइंड क्या क्या नौकरी भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, ये मालूम था कि टीचर की नौकरी कर सकता है, लेकिन हमारा ही कार्यक्रम जब आए ना जी, तो इसमें पता चला कि ब्लाइंड के लिए तो बहुत नौकरी, केवल पढ़ने की पढ़ाई होनी चाहिए,
बाकी बहुत कुछ कर सकता है ब्लाइंड भी। तो फिर मैंने ये हमारा कार्यक्रम और मन की आंखों से ये जब सुना ना जी, तो मैंने सोचा कि ये कोरोना काल ऐसा आया तो बिजनेस का तो कोई भरोसा नहीं है, कब रुक जावे जी, बेहतर तो नौकरी जॉब होनी चाहिए जी, अगर जॉब हो तो अपने जीवन में कुछ सही भी रहेगा और नौकरी तो ये जॉब तो जॉब है जी। तो फिर मैंने 12th करा था, फिर मैंने देखा बर्थ डेट, तो मैंने अपनी तारीख देखी था, अभी उम्र है मेरी 31 वर्ष का हूँ मैं। अच्छा। और हमारे जॉब लगने में 45 साल तक कर सकते हैं जी लग सकती है। तो मैंने कहा 15 साल पढ़े, 14-15 साल अपने पास पढ़े, तो क्यों नहीं मैं भी पढ़ाई चालू करूं। अरे वाह, कितना अच्छा विचार है आपका। तो फिर पुणे मैंने एसटीसी करने का सोचा, तो मैं एसटीसी करने के लिए यहाँ आया आबू रोड, यहाँ पूछा, तो उन्होंने बोला आपका परसेंटेज जो है ना 12वीं में जी, वो थोड़े कम है। अच्छा। 45 होने चाहिए, हाँ। और मेरे 43 है। ओ, और गैप भी हो गया है। हाँ सही बात है। 2011 में 12th किया था जी, और अभी मैंने सोचा कि वापिस ये करूं। फिर मैंने बीए में जाने के लिए सोचा, तो फिर मैंने बीए का मैंने भर ही दिया इस बार फॉर्म फर्स्ट ईयर में। क्या बात है। और मैंने कहा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 3 साल ये करूंगा, 2 साल बीएड करूंगा, फिर मैं अप्लाई करूंगा टीचर में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भंवर जी। टाइम निकाल कर पढ़ाई भी करता हूँ। तो अभी फर्स्ट ईयर पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी, बीए का। जी। तो ये जो नीचे एसएमसीसी कॉलेज है उसमें एडमिशन किया? एडमिशन तो मैंने अभी जोधपुर से कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। वो भी डिस्टेंस में ही कर रहे हैं ना? जेएनवी कॉलेज है। हाँ। और वहाँ पे काफी ब्लाइंड पढ़ चुके हैं और उनकी जॉब भी लगी और पढ़ते भी अभी भी बहुत ब्लाइंड हुआ उस स्कूल में वो लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो फिर मैंने भी वहाँ ही लिया। मैंने कहा एग्जाम देने जाना है, प्राइवेट है और पढ़ाई करनी है घर पे जी, तो एग्जाम देने वहाँ जाना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप की पूरी कहानी अगर हम सुनते हैं तो एक हिम्मत की कहानी लगती है कि आपके अंदर जो हौसला है, जो हिम्मत है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा लग रहा है आपका कहानी सुन करके और आपसे बातचीत करके। भंवर जी, जैसे आप रेडियो मधुबन सुनते थे तो फिर कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता था? कभी फोन करके बातचीत करते थे रेडियो पे? हाँ, मैंने 1-2 बार फोन भी किया था। अच्छा, बात करी थी। अच्छा, किससे? सर मैं रेडियो मधुबन में आज मेरा फोन लगा है बड़ी मुश्किल से। अच्छा। और मैं भंवर सिंह माउंट आबू से हूँ, ब्लाइंड दृष्टिबाधित हूँ सर। तो ऐसा है, तो बात हुई थी 1-2 बार। और किससे बात किए थे आपने? मैंने 2009 में बात करी थी। 2009 में तो रेडियो शुरू नहीं हुआ। नहीं, 2000 फिर आपने ऑल इंडिया रेडियो पे फोन किया था? हाँ, ऑल इंडिया पे किया था। और नहीं, 2013-14 में भी मैंने किया था यहाँ वाला जो था ना जी, जब उसमें भी बात करी थी। और वैसे विविध भारती में है और ऑल इंडिया, इनों में भी मैंने फोन कर और आपके पसंद के गाने वगैरह वो बोलते हैं, कौन सा गाना फरमाइश कार्यक्रम में वगैरह फोन किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो भंवर जी, आपकी जो यहाँ पे हम आबू में देखते हैं आसपास के गांव में जी, तो जो अंधश्रद्धा है ये बहुत है। और आप भी जैसे शुरू में बता रहे थे कि वो बाबा जी को मानते थे, आपकी दृष्टि जो कमजोर होती जा रही है तो सभी जगह मंदिर पे जाना, बाबा जी के और माता जी जाना। कोई कहता के यहाँ जाओ, झाड़ा लगवाओ, मतलब झाड़े लगवाओ जी। कोई देसी दवाइयाँ बताता था, सब कुछ वो किया फादर ने और मेरे को लेके जाते थे। हाँ। तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने अभी इतना सारा ट्रेनिंग लिया, पढ़ाई किया और खुद अपने पैरों पे खड़े हैं और बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर भी कर रहे हैं। तो क्या ये बाबा जी के पास जाना, ये सभी चीजें ठीक लगता है या फिर इसके कारण आपकी रोशनी और कमजोर हो गई है? क्या आपको लगता है? जी, रोशनी तो मैं कई गोगा जी, हमारे गोगा जी बोलते हैं, वहाँ मंदिर गया था
उन्होंने जब लेके गए थे तो बोले दो ये 16 साल का हो जाएगा ना जी, तो इसकी पूरी रोशनी आ जाएगी। अच्छा, और मैं 16 साल का हुआ ही नहीं, 2002 में मेरी रोशनी चली गई। अच्छा, तो वहाँ पे भी मैं जाता रहता था। अच्छा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं ब्लाइंड स्कूल में चला गया जी, तो अब मुझे रोशनी आवे नहीं आवे कोई फर्क नहीं जी, अब मैं कोई बोले न कि वहाँ चलना है आप देख सकोगे साइटेड हो जाओगे तो मैं जाऊँ नहीं। मतलब अभी आपको समझ में आ गया कि ये झाड़ू फूंक और ये बाबा जी इन सब में से रोशनी आने वाली नहीं है। नहीं है जी। तो जो आपको श्रोता सुन रहे हैं जी, और इस प्रकार की चीजें जो करते रहते उन सभी को आप क्या बताना चाहेंगे? जी डॉक्टर ने जो एक बार बोल दिया कि आपकी नसें सूख गई है या आपके रेटिना प्रॉब्लम है जी, तो आप समझो कहीं पे भी जाओ ऐसा कोई आश्चर्य नहीं होता है। चमत्कार नहीं होने वाला। चमत्कार कह सकते नहीं हो पाता है। चमत्कार तो देवी शक्ति कोई दूसरी अलग से ही होता है, वो चमत्कार दुआ के रूप में मिलता है। बाकी तो कोई चमत्कार में मानता ही नहीं, दुआएं जो है यही चमत्कार है। जी, ये आपने सही कहा कि आप अच्छे कर्म करते रहो, आपको जो दुआएं हैं वो आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। जी, तो भंवर जी, इस मन की आंखों से कार्यक्रम के जरिए जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन श्रोताओं को ये संदेश दूंगा कि आप अपने आप को कमजोर ना माने। आप चलते रहिए राह पर, मार्ग बताने वाले बहुत है जी, मदद करने वाले भी बहुत है जी, और रास्ता दिखाने वाले भी बहुत है। बस आप कर्म करिए, मेहनत करिए और आप पीछे मत हटिए। आपको ऊंचाइयां जो है, बुलंदियां, वो अपना आप मिलेगी। एक और सवाल है आपसे, जैसे आप दृष्टिबाधित हैं, आबू में जब जाते हैं आप होटल्स में और अलग अलग जगहों पे आप अपने कारोबार करने के लिए, तो किस प्रकार का रिएक्शन मिलता है? मतलब लोग सिंपैथी दिखाते हैं या फिर आपके लिए एक सम्मान रखते हैं? क्या व्यवहार रहता है लोगों का? उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। मैं होटल में जाता हूँ तो बड़े अच्छा रिस्पांस मिलता है। भौर जी आइए, सिंगर साहब आइए, बहुत अच्छा गाते आप मारवाड़ी भजन, हमने सुना आपका भजन, आप उधर गा रहे थे, बहुत मजा आया, लोग नाच रहे भी थे और बड़ा अच्छा लगा। और आप ये फिनाइल भी अच्छा बनाते हैं, तो वो ऑर्डर देते, जब मैं लेके जाता तो चाय भी पिलाते हैं, बिठाते भी है, क्या बात, और पेमेंट भी एंड टू एंड करते हैं। अच्छा। और कई होटलों में ऐसा होता है कि भंवर जी आपको पेमेंट कल मिलेगा। मैंने कहा सर बिल्कुल 5 दिन बाद दीजिए, आप फोन करेंगे मैं लेने आ जाऊंगा। तो और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है होटलों का भी, होटलों के अंदर भी जी। और होटलों में अभी वैसे केमिकल मेरा जाना कम हो गया है, बहुत कम होटलें रही है जी, तो उसमें भी रिस्पांस अच्छा ही है मेरा। ओके, तो फिर जाते जाते एक भजन हो जाए फिर। और भजन कीर्तन में जैसे सिरोही में करता हो, अच्छा, या कहीं पे भी मेरा कार्यक्रम आता है जी, तो सभी मैं मारवाड़ी प्रोग्राम करता हूँ, तो मंच पर जैसे बैठे रहते हैं स्टेज पर, और बजाने वाले में ऑर्गन पेड वाले जो है वो साइटेड आते हैं, और यहाँ से तब मैं और मेरा जो एक पार्टनर है दलपत सिंह वो जाते हैं जी। तो प्रोग्राम करते हैं, और जैसे प्रोग्राम भजन चालू वगैरह किया, 4-5 भजनों के बाद में पब्लिक को पता चलता है अच्छा कि ये गाने वाले हैं जो दृष्टिबाधित है। अच्छा, पहले उनको लगता ही नहीं है जी, उनको लगता ही नहीं है जी। तो वो स्टेज के पास आकर इशारा करते हैं ना, फिर भजन रोकते हैं ना, तब मेरे को बताते कि ये भाई साहब इशारा कर रहे थे, मेरा जो पार्टनर है वो बोलता है इशारा कर रहे थे वो, तो फिर वो बिल्कुल स्टेज पे पास में आ जाते हैं और फिर कान में बोलते हैं कि ये भजन गाना था। अच्छा, उनको फिर बाद में पता चलता है कि ये ब्लाइंड है। अच्छा, लेकिन ऐसा प्रोग्राम करता जब ऐसा लगता नहीं कि ब्लाइंड है कि ये है जी। ये बहुत अच्छी बात है। हम भी जब आपसे मिलते हैं तो कभी लगता नहीं है कि आप
अमुक लोगों के साथ मिल नहीं पाते हैं या फिर और हाथ मिला के चल नहीं पाते, ये सब चीजें ऐसी कमी महसूस नहीं होती हैं जी। बराबर होकर के चलते हैं आप जी। तो मैं माउंट आबू के पहाड़ों में ऐसी ऐसी जगह जा सकता हूँ जो मतलब किसी के साथ में एक बंदा अगर साथ हो, खाली इशारा चाहिए, हल्के से कंधे पे हाथ रख लूं या उंगली पकड़ लूं और वो कुछ बताए ना कि या खड्डा है या ऊंचा पहाड़ है या ऐसा है या पत्थर है, तो ऐसे पहाड़ में भी मैं चला जाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा उतरोज, कभी आपने देखा होगा गुरु शिखर के पीछे उतरोज गांव। गुरु शिखर तो देखा है, बट गुरु शिखर के पीछे 4 किलोमीटर पैदल जाना। अच्छा। मेरे मम्मी वहाँ की है। अच्छा जी। तो आप उधर भी पैदल अकेले चले जाते? जी जी। अच्छा। तो मेरी मम्मी वहाँ की और वो फूलाबाई, जहाँ मेरा जन्म हुआ था काचौली फूलाबाई खेड़ा, वहाँ पर ये अभी वहाँ चले गए, लेकिन पहले वहाँ रहते थे। अच्छा। तो वहाँ भी भजन कीर्तन ऐसे देसी होते थे, बिना साउंड, मतलब कुछ ओनली फॉर ढोलक मंजीरे पे। तो वहाँ भी मेरे दोस्त जो थे बोले आज वहाँ भजन है और चलना पड़ेगा। अच्छा। आप तो बोले इतने बड़े अगर गाने वाले सिंगर हो ने, वहाँ पे देसी तरीके से काम है। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं चलेंगे। तो फिर वहाँ पे भी मैं जाता रहता हूँ जी। तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कैसा भी रास्ता हो जी, कैसी भी घाटी हो। बहुत अच्छी बात। शेरगांव भी मैं जाके आया हूँ। अच्छा। अगर साइटेड ये प्रोग्राम देखने वाले भी सुन रहे होंगे जी, लोकेशन निकाल के देखेंगे गूगल पे, शेरगांव माउंट आबू शेरगांव जी, तो आप और उतरोज, तो उनको पता चलेगा किस प्रकार का रास्ता है। ओके भंवर जी, आप जो भी बातें कह रहे हैं, जब तक वो करके देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि होता क्या है। होता क्या है जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मन की आंखों से कार्यक्रम में आप जुड़े और आप अपनी जीवन की पलों को शेयर किया हम सबके साथ। पता नहीं चला है कि समय कब कैसे बीत गया है। अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बहुत हो सकती है, लेकिन कम पड़ जाता टाइम। हमने का अपने मन की आंखों का टाइम जो रहता है वो भी कम पड़ जाता। बातें बहुत है। हाँ जी, क्योंकि 31 साल के जीवन को हम 31 मिनट में तो समेट नहीं सकते हैं। बहुत बड़ी बात जी। फिर भी हमको रेडियो में जितना समय मिलता है हम उतना ही बातें करेंगे जी। तो अंत में हम आपसे एक भजन सुनना चाहेंगे, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। अंत में मैं भजन सुनाऊंगा हिंदी का जी। तो जीवन में देखो बीतती सभी के ऊपर है, चाहे वो दृष्टिबान हो या दृष्टिबाधित हो, साइटेड हो, या मैं कह सकता हूँ भगवान हो। भगवान के ऊपर भी बीतती है, पशु पक्षी सभी के ऊपर बीतती है। लेकिन कर्म करते जाते तो भगवान अपने आप फल देता है। अगर फल की अपेक्षा ना करे तो कर्म करता चले बस। तो एक छोटा सा इस प्रकार का भजन है, मैं सुनाऊंगा। एक एक बार सभी संग बीती, एक एक बार सभी के संग बीती, तुम जानो मेरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। गहरी नदिया मचिया बसत है, गहरी नदिया मीन बसत है, जाल पड़े उनके संग बीती, जाल पड़े उनके संग बीती, तुम जानो मेरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। एक एक बार सभी के संग बीती रामा, एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो मोरे संग बीती। राम और लक्ष्मण वन को चलत है, राम और लक्ष्मण वन को सिधारे, सीता हरण उनके
संग बीती, सीता हरण उनके संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो मोरे संग बीती। चांद और सूरज बसत गगन में, चांद और सूरज बसत गगन में, ग्रहण पड़े उनके संग बीती, ग्रहण पड़े उनके संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो मोरे संग बीती। सूरदास प्रभु तोरे भजन में, सूरदास प्रभु तोरे भजन में, नैन गहे उनके संग बीती, नैन गहे उनके संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो मोरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती है। तो ये तो जीवन का दौर है, बीतती रहती है। लेकिन सूरदास जी कितने बड़े कवि बन गए, उनके साथ भी बीती, तो भी उन्होंने संघर्ष किया, और भगवान के साथ भी बीती, सभी के साथ बीतती है। लेकिन कर्म करते रहेंगे तो ये कुछ ही पल में दूर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर संदेश के साथ आपने बहुत सुंदर गाना गाया भंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मन की आंखों से कार्यक्रम के जरिए रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। सभी को नमस्कार।